राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शंस, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर एनालिटिक फंक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी रखा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये उसके लेक्चर्स हैं, उसके चैप्टर्स हैं और उसी के लेक्चर्स चल रहे हैं। अदर जो 2 बुक्स हैं उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। एनालिटिक फंक्शंस आ वन वैल्यूड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई वैल्यू है। सपोज हमने एक लाइट कर लिया एफ जेड। आ वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच ऑफ पॉइंट ऑफ अ डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक इज दैट डोमेन। सो देखिए, कोई भी डोमेन आपको दिया हुआ है और उस डोमेन के सारे ही पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा हो, डिफाइंड हो और डिफरेंशिएबल हो। यही तो बात कह रहे हैं एट ईच ऑफ पॉइंट ऑफ अ डोमेन डी। कोई डोमेन है डी, उसके सारे पॉइंट पर, ईच ऑफ पॉइंट्स, उसके सारे पॉइंट्स पर कोई फंक्शन जो कि वैल्यूड है, कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो और डिफाइंड हो, वो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। किसी भी डोमेन में अगर सारे पॉइंट्स पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डिफाइंड है तो वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आप इस तरह से समझ सकते हैं, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बता देती हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी, कि जेड स्क्वायर जो है आपका एक एनालिटिक फंक्शन होगा, इस एनालिटिक फंक्शन, बिकॉज इसको आप कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं ना, डिफाइंड है, वैल्यूड है और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएशन हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में, करेंगे 2z, तो जेड स्क्वायर इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। आगे पढ़ते हैं। एक और मैं आपको अच्छी सी इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको पता होना चाहिए। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, मतलब सारे ही जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये शायद आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा भी होगा कि जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। इट मीन्स, लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, कि सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हों, ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो कि सारे ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं तो वो डिफरेंशिएबल होंगे। कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी है कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो नहीं हो, बट अगर सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं या कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो 110% कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात है जो आपके अभी सम्स में आप इससे रिलेटेड एनालिटिक फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इस तरह से लिख लीजिए, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, कॉचीज रायमन इक्वेशन। आप जब क्वेश्चंस करेंगे, आप जब एनालिटिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे बाय कॉचीज रायमन इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ होगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैथमेटिशियन का नेम है कॉचीज रायमन, उन्होंने अपने नाम पर ही ये इक्वेशन दी है, कॉचीज रायमन इक्वेशन। कॉचीज रायमन इक्वेशन क्या होती है इसको भी हम जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्या होती है, देखिए, जैसे भी कोई भी एनालिटिक फंक्शन है W इक्वल्स टू के एफ जेड, मतलब उस फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, मैंने उसको और कंसिडर कर लिया है कि ये W है, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, इस तरह से u x, y प्लस i
वी एक्स कॉमा वाई, इस तरह से होगा वो क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम बुक, तो उसमें आई तो आपको मिलेगा ही क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बुक है। सो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा या कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया होगा, एफ जेड इक्वल्स टू के यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, मतलब कोई भी आप यहाँ पर दो जो टर्म्स दिए हुए होंगे उनको आप u और v मान लेंगे। u और v भी किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शंस होंगे। इसका मतलब है u जो होगा वो x y का फंक्शन होगा और जो v भी होगा वो x y का फंक्शन होगा। सो आप क्या, सबसे पहले तो आपको उस फंक्शन में u और v को पहचानना होगा कि u और v क्या है। उसके बाद आपको ये कंडीशन लगानी होगी, डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपकी कॉचीज रायमन इक्वेशन है। कहीं कहीं पर बोलेंगे चेक कीजिए कि जो आपका गिवन एनालिटिक फंक्शन है वो कॉचीज रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो वहाँ पर आपको ये कंडीशन लगानी होगी और देखना होगा कि वहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। नहीं हो रही है तो नहीं है, हो रही है तो वो कॉचीज रायमन इक्वेशन है। सो यही कॉचीज रायमन इक्वेशन कहलाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब है यू का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है इस तरह से, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली। इसी तरह वी का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली। सेम यहाँ पर u का y के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में, मतलब u का x और y के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली एंड v का भी आपको x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली। इसको इस तरह से लिख देते हैं u x बराबर v y, मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख देते हैं एंड u y इज इक्वल टू माइनस के v x, इस तरह से भी लिख देते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इस चैप्टर में आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं और क्या इसके बेसिक्स हैं। तो आज की वीडियो इसी पर जाएगी। नेक्स्ट हम इसके फर्दर लेक्चर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें आपने जैसे कॉचीज रायमन इक्वेशन पढ़ी तो आप इसको पोलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोलर फॉर्म में भी आपको बता देती हूँ क्योंकि कहीं कहीं आपको पोलर फॉर्म में भी फाइंड करना होगा। सो आप लिख लीजिएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रायमन, ये तो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, कॉची रायमन इक्वेशन या कंडीशंस, ठीक है। हम पोलर फॉर्म के अंदर भी कॉचीज रायमन इक्वेशंस कह लीजिए या कंडीशंस कह लीजिए, समझेंगे और जानेंगे। देखिए क्या होती है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आपको इतनी नीड नहीं है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि आपको मेन क्वेश्चंस में एनालिटिक फंक्शंस रिलेटेड फॉर्मूले की नीड होगी। डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर डेल वी ओवर डेल थीटा, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक आर के रेस्पेक्ट में, ऐसी एक थीटा के रेस्पेक्ट में होता है, डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के आर डेल वी ओवर डेल आर। ये आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपकी ये हेल्प करेगा। सो देखिए डेल यू ओवर डेल आर का मतलब है, देखिए जब पोलर फॉर्म में होता है ना, पोलर फॉर्म में तो आपको क्वेश्चन में आर और थीटा मिलता है। जब आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो एक्स वाई मिलता है, ये तो बेसिक्स है। कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा एक्स वाई मिलेगा, पोलर फॉर्म में मिलेगा आर और थीटा मिलेगा। सो पोलर फॉर्म में जब आर और थीटा मिलेगा तो यू का आपको आर के रेस्पेक्ट में करना है, फिर वी का थीटा के रेस्पेक्ट में करना है और आर से डिवाइड कर देनी है, या फिर आपको इस तरह से थीटा में होगा तो यू का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, वी का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, आर से मल्टीप्लाई करनी है विद नेगेटिव साइन। इस तरह से जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से समझेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए, बस मैं आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलेज बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक और होता है फॉर्मूला, वो और देख लीजिए साथ में। वो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू इन पोलर फॉर्म, ठीक है। जो आपने यहाँ पर डब्ल्यू पढ़ा, इसका डेरिवेटिव पोलर फॉर्म में कैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, इसी डब्ल्यू की बात हो रही है, इन पोलर फॉर्म कि अभी हमने थीटा और वी, आर और थीटा मतलब पोलर फॉर्म में यू और वी का तो पढ़ लिया, लेकिन डब्ल्यू का नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर हम डब्ल्यू का भी जान लेते हैं।
कि W का क्या होगा। कहीं पर आपको U और V नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट W दिया हुआ है, तो आप इसका कैसे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, W किस फॉर्म में होगा, U प्लस आई वी, यही तो है W, U प्लस आई वी। U के जो U किसका फंक्शन है, x और y का, V भी x और y का, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया U प्लस आई वी। सो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तो इसका हम पार्शियली ना करके सिंपल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे W का, ठीक है, W का Z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला ही है, इसमें मत ये सोचिएगा कि ये कहाँ से आया, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही होता है। एंड डेल W बाय डेल R, यानी कि W का R के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू R। एक फॉर्मूला ये भी आपका होता है जिसकी आपको नीड पड़ती है क्वेश्चंस में। सो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये कुछ फॉर्मूलेस थे, मैंने रेड कलर से बताएं जिससे आपको अच्छे से याद रहे, आपको समझ में आ जाए। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट you can, because it's very helpful to solve the question about analytic functions। एक दो चीज़ें और इसमें होती हैं, सोच रही हूँ साथ में वो भी बता दूँ हैंड टू हैंड। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ऑर्थोगोनल सिस्टम। सो मैं सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख देती हूँ, डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है, इसको समझते हैं। इफ़ W इक्वल्स टू के एफ जेड इक्वल्स टू के U प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन, यदि यहाँ पर जो मैंने बात लिखी है वही लिखी है कि W कोई फंक्शन है, एफ जेड को, पूरे फंक्शन को भी हम एक और फंक्शन मान लेते हैं W, वैल्यू मान लेते हैं W, तो W एफ जेड इक्वल्स टू के U प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है ऑफ Z, Z का ही होगा, जब फंक्शन में यहाँ पर Z लिखा है तो Z का ही फंक्शन है, Z क्या होता है, x प्लस आई वी, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द फैमिली ऑफ कर्व, तब जो कर्व की फैमिली है, कोई भी हमने टू कर्व्स यहाँ पर ले लिए हैं U एंड V, C1 कर लिया है, इसको C2 ले लिया, U x y, मतलब x और y के ही फंक्शन है U, V x y, V भी x और y का ही फंक्शन है, C1 एंड C2 टू कर्व्स लेनी है फॉर्म ऑन ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो कोई भी दो कर्व्स जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम में होंगे, ठीक है, बस यही बात कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये कहलाता है ऑर्थोगोनल सिस्टम, जो कि आप एनालिटिक फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, दो इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कॉची-रीमन इक्वेशन और एक और जो मैं बताने जा रही हूँ हार्मोनिक फंक्शंस, कि हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। इस दो टॉपिक से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं एग्जाम्स में और बहुत अच्छे होते हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब में आपको मिल जाते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस का। तो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाली जो वीडियो है ना, फर्स्ट वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स उसमें मैं समझाती हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिएगा ये वाला ध्यान से, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन जो कि x और y का है, विच पोसेस कॉन्टिन्यूस, जो कि कैसा है, जैसे पोसेस करता है वो कॉन्टिन्यूस, पार्शियल डेरिवेटिव, और कैसा है, पार्शियल उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियली लिए गए हैं, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, कैसे फर्स्ट ऑर्डर के भी हो सकते हैं और सेकंड ऑर्डर से भी हो सकते हैं, एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन कहलाएगा जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, कॉन्टिन्यूस होगा और फंक्शन होगा एक्स और वाई का, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो मेन इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होंगे जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं भी आपको बताती हूँ लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। आप कोई भी फंक्शन ले लीजिएगा, उसको आप लाप्लास इक्वेशन में रखिएगा, अगर वो सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को तो वो हार्मोनिक फंक्शन है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। अब देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, इस तरह से लिख देते हैं डेरिवेटिव में u इक्वल्स टू 0, और इसको इस तरह से लिखते हैं, वैसे लाप्लास इक्वेशन ही होती है डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। ये आप अपने प्रीवियस
सेमेस्टर में पढ़कर आए होंगे। मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कौन से सेमेस्टर में, बट आपने ही पढ़ा होगा। बिकॉज देखिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का मतलब होता है u का आपको पार्शली डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, वो भी 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x u का। इसी तरह आपको v का पार्शली डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार विद रेस्पेक्ट टू y, और उन दोनों को प्लस कर देना, ऐड कर देना। अगर ऐड करने पर 0 आता है उन दोनों को, तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और आपका फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हो जाता है। सो इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब उनके स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको नॉलेज के लिए आपको स्टेटमेंट पता होने चाहिए। और इसी चैप्टर में एक और मेथड है, उसका नेम है मिलनेस मेथड। सो मैं सोच रही हूँ हैंड टू हैंड मिलनेस मेथड और बता दूँ, जब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी ना तो अगेन बता दूँगी। बट अभी ये है ना, सारे इस चैप्टर के सारे मैं फॉर्मूलेज बता रही हूँ आपको, तो साथ में वो भी बता ही देती हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ मिलनेस थॉमसन मेथड, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं? मिलनेस थॉमसन मेथड, ठीक है। अब ये क्या होता है मिलनेस थॉमसन मेथड? किसी मैथमेटिशियन का नाम होगा मिलनेस थॉमसन, तो उन्होंने अपने जो मेथड प्रोवाइड किया उसका नाम उन्होंने दे दिया मिलनेस थॉमसन मेथड, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन एफ जेड व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन। मतलब आपको एक फंक्शन और कंस्ट्रक्ट करना है जब आपको एक फंक्शन गिवन हो, उसका कॉन्जुगेट गिवन हो, तो इसको इस तरह से भी लिख देते हैं टू कंस्ट्रक्ट। मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, एक फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एफ जेड व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन, जब उसका एक कॉन्जुगेट फंक्शन गिवन होता है। सो इसको किस तरह से लिखते हैं? देखिए जैसे आपका कोई फंक्शन है इस तरह से, मतलब ये फॉर्मूला है, मिलनेस थॉमसन मेथड है। किस तरह से आपको करना होगा? phi1 z, 0 माइनस phi2 z, 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन का साइन dz, एक कांस्टेंट अटैच होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा, कांस्टेंट अटैच होता है, और यहाँ पर एक phi1 phi2 होगा, यहाँ पर i के साथ होगा phi1 और phi2 होगा। जो phi1 और phi2 जो फंक्शन होंगे वो किस होंगे? z, 0 के। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी तक हम एक्स वाई पढ़ रहे थे, u और v पढ़ रहे थे, ये फाई कहाँ से आ गया? फाई एक फंक्शन है, मतलब फाई जो 1 होगा, ये phi1 जो होगा z का फंक्शन है, और z भी किसका फंक्शन है? x और y का। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं phi1 इक्वल्स टू एक्स वाई, जो कि क्या प्रेजेंट कर रहा है? डेल यू ओवर डेल एक्स को, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स के प्लेस पर मिलनेस मेथड में हमने phi1 लिख दिया, समझे। इसी तरह phi2 क्या है? phi2 भी x और y का फंक्शन है, क्योंकि phi2 z का फंक्शन है, z किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। तो phi2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल यू बाय डेल वाई। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा कि क्या आ गया। मिलनेस थॉमसन ने इसको अपनी तरह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब जैसे इसमें इस तरह से भी दे सकते हैं आपको, जैसे एक तो ये हो गया, एक आपको इस तरह से देख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में psi1, यहाँ पर आपका क्या फंक्शन था? phi1, यहाँ पर आपका क्या फंक्शन है? psi1, z, 0 माइनस i psi2 z, 0 प्लस c, क्योंकि एक कांस्टेंट अटैच होता है यहाँ पर, प्लस c। तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है, ये भी मिलनेस मेथड के अंदर आता है। तो कोई डाउट नहीं रखना है। psi1 जो है आपका वो x और y का फंक्शन है, और ये क्या प्रेजेंट करेगा? अब की बार v को, जिस तरह ये u को प्रेजेंट कर रहा है ये v को प्रेजेंट करेगा, तो डेल यू ओवर डेल x, यानी कि v का जो पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो psi2 है वो किसके इक्वल है? डेल v ओवर डेल y, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश करा है आपको इस चैप्टर का बेसिक्स और कॉन्सेप्ट समझाने का, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में भी आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।